and welcome students in the class of the 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स। मैं हूँ रोहित कुमार धीमान और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज चैप्टर नंबर 21 आंकड़ों का संग्रह और सारणीयन, कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। इस चैप्टर में भी आप इम्पोर्टेंट्स डेफिनेशंस जो होंगी स्टैटिस्टिक्स की उनको समझेंगे और उनको जानेंगे। अब इसमें जैसे चैप्टर के नेम में ही सबसे पहला शब्द आया है आंकड़े या फिर डेटा। तो आंकड़े क्या होते हैं आज आप समझेंगे। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो आंकड़ों के बारे में हम समझेंगे। आंकड़े दो प्रकार के हमारे पास होते हैं। सबसे पहले तो जब कोई अन्वेषण आप करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सबसे पहले आप आंकड़े इकट्ठे करते हैं। बिना आंकड़ों के इकट्ठा किए आप कोई अन्वेषण, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपको अपने गांव के नवजात शिशुओं की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गांव के जो नवजात शिशु हैं घर घर जाकर उनके लिए आंकड़े इकट्ठा करने होंगे। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े, इनको हम प्राइमरी डेटा भी बोलते हैं। और एक होते हैं द्वितीयक या गौण आंकड़े। द्वितीयक या गौण आंकड़े, और इनको हम सेकेंडरी डेटा भी बोलते हैं। सेकेंडरी डेटा। अब इन दोनों की डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछी जा चुकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूं। देखो, प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं जो सबसे पहली बार इकट्ठा किए जाएं, उनको हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई आंगनवाड़ी वर्कर है और उसको बोल दिया जाए कि वह 5 साल तक के बच्चों की एक लिस्ट बनाकर लाए। तो आंगनवाड़ी वर्कर क्या करेगा, वो कि एक पर्टिकुलर गांव जो उसको दिया जाएगा, वो उस गांव के घर दर घर जाकर उन बच्चों की लिस्ट तैयार करेगा। उनको पूछ कर घर के जो सदस्य होंगे कि कितने बच्चे उनके घर में 5 साल के हैं, तो वो इस तरह से एक लिस्ट बनाकर जब तैयार करेगा तो वो लिस्ट प्राथमिक आंकड़ों की लिस्ट में आएगी। यानी वे आंकड़े जिनको अन्वेषक अपने प्रयोग में लाने के लिए अपने आप पहली बार इकट्ठा करके लाता है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। अब द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। अब मान लीजिए कि उसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें उस आंगनवाड़ी वर्कर ने उन 5 साल तक के बच्चों के डेटा को कलेक्ट किया था, और उस स्कूल के हेडमास्टर के पास भी ऑर्डर आता है गवर्नमेंट द्वारा कि आप अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे उसी गांव के 5 साल तक के बच्चों की लिस्ट भेजिए। तो हेडमास्टर साहब अगर आंगनवाड़ी वर्कर को बुलाकर उनसे वे डेटा ले लें कि आपने कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल तक के काउंट किए हैं गांव में, और वो लिस्ट उनसे वो ले ले, तो हेडमास्टर साहब के लिए जो डेटा होंगे वो सेकेंडरी डेटा होंगे। यानी वो इकट्ठे किए थे आंगनवाड़ी वर्कर ने और उनको यूज किया है हेडमास्टर साहब ने अपने कार्य के लिए, तो हेडमास्टर साहब के लिए वो द्वितीयक या गौण आंकड़े होंगे, यानी सेकेंडरी डेटा कहलाएंगे। अब इनकी डेफिनेशंस मैं लिख रहा हूं, आप इस डेफिनेशंस को नोट कर लेंगे या इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर अपने प्रयोग में लाने के लिए स्वयं तथा पहली बार एकत्रित करता है
प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े या फिर सेकेंडरी डेटा वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अन्वेषक स्वयं एकत्रित नहीं करता, बल्कि उससे पहले किसी और के संग्रह किए हुए आंकड़े वह अपने प्रयोग में ले लेता है, गौण आंकड़े कहलाते हैं। ये दोनों की डेफिनेशंस हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने की कितनी विधियां होती हैं। प्राथमिक आंकड़ों को 5 विधियों से संग्रहित किया जा सकता है। जैसे इसमें से पहला होता है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण द्वारा, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी जिसको कहते हैं, परोक्ष या मौखिक अन्वेषण द्वारा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है। तीसरी तरह से स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। और चौथे विधि होती है इसमें सूचना देने वालों से भरी अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण। और 5वें तरह से हम प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह जो कर सकते हैं उनमें 5 विधि है गणनाकारों से भरी अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन थ्रू द शेड्यूल्ड टू बी फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स। अब मैं बारी बारी से इन 5 विधियों के लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इनमें से मैं अब पहली विधि के बारे में आपको बताता हूं जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण। प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अन्वेषण की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। इस विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में अन्वेषक स्वयं स्थान पर उपस्थित होकर उन व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिनके विषय में सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। जैसे किसी देश की जनगणना के लिए जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होता है वो घर घर जाकर सूचना एकत्रित करता है, तो उसके द्वारा जो सूचना एकत्रित की जाती है वो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ही आती है। अब दूसरी विधि इसकी देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत विधि के कुछ गुण और दोष मैं आपको बताना चाहता हूं। इस विधि में कुछ विशेष गुण ये होते हैं कि इसके द्वारा प्राप्त आंकड़े शुद्ध व विश्वसनीय होते हैं और इनकी शुद्धता की जांच आसानी से की जा सकती है। नंबर 2, यह विधि ऐसे अन्वेषण में बड़ी उपयुक्त है जिसका क्षेत्र सीमित है। नंबर 3, इस विधि द्वारा और भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं जिनका अन्य किसी अन्वेषण में प्रयोग किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि जब जनगणना होती है तो जो जनगणना करता होता है वो घर दर घर जाकर बहुत सी सूचनाएं एकत्रित करता है, यानी वो लिंग के बारे में, स्त्री है, पुरुष है या फिर वृद्ध है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और साथ ही साथ जानकारी इकट्ठा करता है कि कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो लाता है। तो उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे स्थानों पर भी यूज की जा सकती है, जैसे शिक्षा की दर निकालने के लिए इत्यादि इत्यादि। अब इस विधि के कुछ दोष भी होते हैं जो निम्नवत है। इसका पहला दोष है कि इनमें व्यक्तिगत अभिनति की संभावना रहती है जिससे परिणाम में अशुद्धि आने का भय है। व्यक्तिगत अभिनति की जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे तो वही इन्फॉर्मेशन उसकी लिख ली जाती है। दूसरा कि यह केवल सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्रों में आंकड़े एकत्रित करने में धन, समय और परिश्रम बहुत लगता है। अब आपको अगर कहा जाए कि अपने मोहल्ले के आंकड़े इकट्ठा कीजिए तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर फिर आपसे बोला जाए कि अपने गांव के आंकड़े एकत्रित कीजिए तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी उनको एकत्रित करने में। और इसके बाद अगर आपको ये कह दिया जाए कि अपनी तहसील स्तर के आंकड़े इकट्ठा कीजिए तो आपकी जो कठिनाई है वो थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। तो यह जो विधि है यह सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त विधि है। विस्तृत क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी विधियां आपके पास अभी आगे आएंगी। अब देखते हैं तीसरी विधि। इस विधि को हम बोलते हैं परोक्ष मौखिक अन्वेषण, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।
अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण जो होता है, अन्वेषण का क्षेत्र बड़ा होने पर अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर संभवतः स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाता, तो वह ऐसे व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करता है जो परोक्ष रूप से सूचनाएं देने वालों के संपर्क में आते हैं और उन्हें उस विषय की जानकारी होती है। अब मान लीजिए कि किसी अन्वेषक को किसी ब्लॉक के रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पूरे ब्लॉक के हर एक घर में न जाकर एक गांव के किसी भी सरपंच के पास चला जाता है और वहां से एकत्रित कर लेता है आंकड़ों को। तो ऐसी विधि में उसको जो आंकड़े मिलते हैं वो सरपंच द्वारा बताए हुए मिलते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से न मिलकर परोक्ष रूप से और मौखिक मिलते हैं। वो उनको अपने आप कलेक्ट नहीं करता, बल्कि जो उसको सरपंच बताता है वो उसी के अनुसार उनको दर्ज कर लेता है। तो इस तरह के अन्वेषण परोक्ष या मौखिक अन्वेषण होते हैं। इस विधि के भी कुछ गुण और दोष होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं अब। तो इसके पहले मैं गुण बताता हूं आपको। पहला गुण तो इसमें यह होता है कि इसमें समय, धन और परिश्रम बहुत कम लगता है। और नंबर 2 कि अन्वेषकों को अधिक कठिनाई नहीं होती, वो बस एक जगह जाते हैं और बैठ जाते हैं और वहीं से आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं। इसमें विशेषज्ञों की समितियां और सुझावों का लाभ प्राप्त हो जाता है, यानी जिनसे हम आंकड़े ले रहे होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं हमारे, और उनकी सलाह और सुझाव भी हमारे लिए लाभदायक हो जाते हैं। अगर हम एक अन्वेषक हैं तो अन्वेषकों के व्यक्तिगत अभिनति के प्रभाव में आ जाने की संभावना नहीं रहती। अब यहाँ व्यक्तिगत अभिनति को मैं फिर से आपके लिए डिफाइन करता हूँ। व्यक्तिगत अभिनति यहाँ पर शब्द यूज किया गया है, यानी अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है और सामने जिसका इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं वो थोड़ा उसका जान पहचान वाला है, तो उसके लिए वो जो होता है आंकड़े वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देता है, तो ऐसी अभिनति होने के भी चांसेस यहाँ नहीं रहते हैं। अब इसके दोष क्या क्या हैं उनको भी समझेंगे। अब इसके दोष ये हैं कि इसमें अन्वेषक प्रत्यक्ष सूचना देने वालों के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए परिणाम अति शुद्ध नहीं होते। नंबर 2, जिन व्यक्तियों द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उनके अभिनति की भावनाओं के प्रभाव पड़ने की संभावना भी रहती है, यानी इसमें पक्षपात की थोड़ी संभावना बनी रहती है। अब तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि होती है जिसमें हम आंकड़ों को स्थानीय स्रोतों द्वारा सूचनाओं से प्राप्त करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेस। अब इस विधि द्वारा आंकड़े संग्रह करने के लिए स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो सूचनाएं एकत्रित करके अन्वेषकों के पास भेज देते हैं। अब मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट यानी किसी जिले की जनसंख्या की गणना होनी है, तो अगर किसी एक अन्वेषक को इसके लिए नियुक्त किया जाए तो उसको बड़ी ही कठिनाई होगी। इसके लिए क्या करते हैं कि स्थानीय इन्फॉर्मर्स जो होते हैं उनको नियुक्त कर दिया जाता है। उनको कह दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र की फला फला सूचनाएं हमको देंगे। अब वो स्थानीय इन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो सूचनाएं एकत्रित करके अपने छोटे छोटे एरिया से सूचनाएं एकत्रित करके जो मेन इन्वेस्टिगेटर होता है उसको सौंप देते हैं। अब इस विधि का क्या गुण है कि यदि क्षेत्र बहुत विस्तृत हो और स्थान जहां से सूचनाएं प्राप्त करनी हो दूर हो तो यह विधि उपयुक्त होती है। मान लीजिए कि सूचना दिल्ली कार्यालय को चाहिए और आपका गांव के लिए सूचना उनको चाहिए, तो दिल्ली से इन्वेस्टिगेशन यहाँ करने के लिए इससे पहले जो हमने विधियाँ पढ़ी हैं वो ज़्यादा कारगर नहीं होंगी। उसके लिए यहाँ स्थानीय इन्फॉर्मर जो है नियुक्त कर दिए जाएंगे और वो ही सारी सूचनाएं उस कार्यालय तक पहुँचा दी जाएंगी। मंडियों से अनाज के भाव सरकार इसी विधि से प्राप्त करती है। अब चौथी विधि आपके पास होती है सूचना देने वालों से भरी अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट।
इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में अन्वेषक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रश्नावलियां तैयार कर उन्हें छपवा कर उन व्यक्तियों के पास भेजता है जिनके विषय में सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। वे व्यक्ति उन्हें भरकर लौटा देते हैं। सपोज कि आप अपने कॉलेज में हैं और आपकी क्लास में आपको फॉर्म दिया जाता है, जो फॉर्म आपको एडमिशन के लिए फिल करके देना होता है। तो आप उसमें सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भर के उसको जमा करवाते हैं। तो उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आप अपनी ओर से देते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को सूचना अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण बोला जाता है। इस विधि के गुण क्या हैं कि यह विधि बहुत विस्तृत क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त है। इसमें धन, समय और परिश्रम कम लगता है और क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचना देने वाले से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए इसमें अशुद्धियों की संभावना कम होती है। अब पांचवी विधि के बारे में बात करते हैं। पांचवी विधि है गणनाकारों से भरी अनुसूचियों द्वारा अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय द इनेमुलेटर्स। इस विधि में गणनाकार सूचना देने वालों से सूचनाएं लेकर भरते हैं। गणनाकार शिक्षित होते हैं और इस कार्य के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये थी प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए 5 विधियां। अब हम द्वितीयक आंकड़ों को कैसे एकत्रित करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो गौण आंकड़ों के संग्रह करने की विधियां क्या होती हैं। गौण आंकड़े पहले से ही एकत्रित किए हुए आंकड़े होते हैं, बस उनको किसी अन्वेषण में दोबारा प्रयोग किया जाता है। ऐसे आंकड़े हस्तलिखित, छपे हुए अथवा टाइप किए हुए होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। ये समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सरकारी गजटों, व्यापारिक पत्रों, विश्वविद्यालयों तथा रिसर्च ब्यूरो अथवा अन्य अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में हमें मिल जाते हैं। अब वे सारी विधियां जिनसे हम प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन सारी विधियों से हम गौण आंकड़ों को संग्रह कर सकते हैं। अब बात आती है अनुसूचियों की, शेड्यूल्स कितनी तरह की होती हैं। तो अनुसूचियां 2 तरह की होती हैं, एक तो प्रश्नावलियां और दूसरे कोरे फॉर्म। प्रश्नावलियां क्या होती हैं कि इनमें बहुत से प्रश्न दिए होते हैं, किंतु उनके उत्तर लिखने के लिए कोई स्थान नहीं होता। उनके उत्तर अन्य प्रपत्रों पर भरकर तब भेजे जाते हैं। और कोरे फॉर्म में इनमें प्रश्नों के साथ साथ उत्तर लिखने के लिए भी स्थान रहता है। अब सांख्यिकीय आंकड़ों को वर्गीकरण के पश्चात सारणियों में प्रदर्शित किया जाता है, तो अर्थात उनका सारणीयन किया जाता है। अब आंकड़ों का सारणीयन क्या होता है उसको समझ लीजिए। सारणीयन यानी टेबुलेशन वह विधि है जिससे एकत्रित संख्यात्मक आंकड़ों को स्पष्ट बनाने के लिए उचित रीति में पंक्तियों यानी रोज और कॉलमों यानी कॉलम्स में क्रमबद्ध किया जाता है। अब मुख्यतः सारणियां निम्न 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सरल सारणियां और द्विगुण सारणियां, और तीसरा प्रकार भी आप यहां पढ़ेंगे बहुगुण सारणियां। तो अब सरल सारणी, द्विगुण सारणी और बहुगुण सारणी क्या होती है उसके बारे में आप जानेंगे। सरल सारणियां ऐसी सारणियों में आंकड़ों के केवल एक ही गुण अथवा लक्षण का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें केवल एक ही सूचना प्राप्त होती है। जैसे निम्न सारणी में विभिन्न वर्षों में भारत की केवल जनसंख्या के बारे में बताया गया है।
जैसे 1921 में 25 करोड़ थी, 1931 में 27.74 करोड़ यानी 27 करोड़ 74 लाख हो गई, 1941 में 31 करोड़ 92 लाख हो गई, 1951 में 35 करोड़ 92 लाख हो गई और 1961 में 43 करोड़ 64 लाख हो गई। यहाँ केवल जनसंख्या की संख्या के बारे में बताया गया है, उनके बारे में और कोई सूचना यहाँ नहीं दी गई है। ऐसी सारणियाँ सरल सारणियों के अंतर्गत आती हैं। अब दूसरी तरह की सारणी आप पढ़ेंगे द्विगुण सारणी। द्विगुण सारणियाँ यानी डबल टेबल्स में ऐसी सारणियों में एक ही प्रकार के आंकड़ों को दो भिन्न भिन्न गुणों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे विभिन्न वर्षों में जनसंख्या जो हमने काउंट की है उसमें कितने स्त्री हैं और कितने पुरुष हैं, ये भी हम उसमें उल्लेख करेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप एक टेबल देख सकते हैं, यह टेबल द्विगुण सारणी के अंतर्गत आती है, यानी ये एक डबल टेबल है जिसमें वर्ष 1921 से लेकर 1961 तक की जनसंख्या में आपको पुरुष और स्त्रियों की संख्या भी अलग अलग बताई गई है। इस तरह की जो टेबल्स होंगी वो डबल टेबल्स कहलाएंगी। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार की सारणी, बहुगुण सारणियां यानी मैनीफोल्ड टेबल्स। ऐसी सारणियों में आंकड़ों के अनेक गुणों का प्रदर्शन होता है। जैसे विभिन्न वर्षों की जनसंख्या में कितनी स्त्री व कितने पुरुष थे और उनमें से कितने शिक्षित व कितने अशिक्षित थे, ये भी यहाँ उल्लेख किया जाता है। अब स्क्रीन पर आप एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में 1921 से लेकर 1961 तक की जनसंख्या के बारे में बताया गया है, जिसमें पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, इसके साथ साथ कितने पुरुष शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं और कितनी स्त्रियां शिक्षित हैं, कितनी अशिक्षित हैं, ये भी आपको बताया गया है। तो इस तरह की जो सारणी होती है वो बहुगुण सारणी कहलाती है, जिससे आंकड़ों के बहुत सारे गुणों का अध्ययन करने को या देखने को मिलता है। अब सारणियां बनाने की जो सावधानियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सारणी बनाने में जो सावधानियां बरती जाती हैं वे इस तरह से हैं। नंबर 1, सारणी का शीर्षक देना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर सारणी को शीर्षक दिया गया है जनसंख्या करोड़ों में। नंबर 2, अन्वेषण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सारणी के स्तंभों और पंक्तियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। अर्थात ऐसा न हो कि आपने यहाँ पर जो स्तंभ बनाए हैं वो इतने बना दिए हैं कि उनमें से कुछ खाली रह गए हैं और कुछ भरे हुए हैं। उनकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे इस सारणी में है, यहाँ कोई भी स्तंभ खाली नहीं रहा है और इसी तरह कोई भी जो पंक्ति है वो भी खाली नहीं रही है। पंक्तियों की संख्या भी पर्याप्त लेनी चाहिए। ये पंक्तियाँ होती हैं। तीसरा है कि सारणी का आकार न तो बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा। यदि सामग्री बहुत ही बड़ी हो तो उन्हें अनुसारणियों में बांटना चाहिए। अनुसारणियाँ देखिए, जैसे यहाँ पुरुष और स्त्रियों के लिए तीन अनुसारणियाँ इन्होंने बनाई है। एक अनुसारणी में शिक्षित पुरुष लिए हैं, एक में अशिक्षित और एक अनुसारणी में उनका योग किया गया है। फिर है कि प्रत्येक स्तंभ का उपशीर्षक यानी सब हेडिंग देनी चाहिए। प्रत्येक स्तंभ को सब हेडिंग देनी है। जैसे कि यहाँ देखिए जो अलग अलग स्तंभ हैं उन सबको अलग अलग हेडिंग दिया गया है। पहले स्तंभ के लिए वर्ष, दूसरे स्तंभ के लिए शिक्षित, तीसरे के लिए अशिक्षित, चौथे के लिए योग, फिर शिक्षित अशिक्षित योग। सब स्तंभों के लिए अलग अलग हेडिंग दिया गया है। जैसे ये वर्ष है, ये तो इसका हेडिंग है यानी शीर्षक है। यहाँ जो ये पूरा का पूरा एक कॉलम है उसका शीर्षक है जनसंख्या करोड़ों में। फिर उसका उपशीर्षक है पुरुष, फिर पुरुष का उपशीर्षक शिक्षित अशिक्षित और योग। अलग अलग इस तरह से आपको शीर्षक देने हैं अलग अलग स्तंभों को। पांचवा आता है इसमें कि आंकड़ों की सांख्यिकी इकाइयों जैसे रुपए, सेंटीमीटर, हजार, लाख, एयर, क्विंटल,
आदि उपशीर्षकों के साथ साथ लिख देनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बताएं कि यहाँ आपको जो शीर्षक दिया गया है जनसंख्या, तो जनसंख्या को आप किस इकाई में माप रहे हैं, करोड़ में माप रहे हैं, तो वो साथ में लिख दिया है ब्रैकेट में करोड़ों में। छठा है कि यदि आंकड़े बड़े हों तो उन्हें हजार तथा लाख के सन्निकट बनाकर लिखना चाहिए। सातवें में आप पढ़ेंगे कि विभिन्न कॉलमों के पदों का योग उनके नीचे और पंक्तियों का योग उनके सामने दाईं ओर लिख देना चाहिए। यदि उपविभाग हो तो उपविभागों के योग के अतिरिक्त सबका पूर्ण योग भी देना चाहिए। अब उदाहरण के लिए जैसे स्क्रीन पर आपके पास एक सारणी है, इसमें जो ये कॉलम लिया गया है, इस कॉलम का योग यहाँ लिखा गया है और इस कॉलम का योग इसके नीचे लिखा गया है। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह से पंक्तियाँ दी जाएंगी तो पंक्तियों के योग को आप दाएं साइड यानी इस साइड में उनके सामने लिखते जाएंगे। सारणी में जहाँ तक संभव हो सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि विभिन्न आंकड़ों की तुलना सरल हो जाए, अर्थात समानता प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों को एक साथ रखना उचित रहेगा। नौवां है इसमें कि यदि आंकड़ों के संबंध में कोई विशेष सूचना देनी हो तो वह टिप्पणी के रूप में सारणी के नीचे दे देनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ये सारणी आपके पास है, तो अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो आप यहाँ सबसे नीचे टिप्पणी लिखकर उसको बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के विषय में कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताई हैं। आप चाहें तो डेफिनेशंस को स्क्रीनशॉट लेकर उनको कहीं पर नोट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं थियोरेटिकल ही। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले लेक्चर आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।